गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो फिजिक्स की क्लास में आपकी वीडियो अपलोड की गई थी, मैंने देखा कि उस वीडियो में जो मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा था वो थोड़ा सा धुंधला आया था, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आई हो। इसलिए मैं इसको थोड़ा कॉपी में करके आपको दोबारा से बता देता हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कल ये टॉपिक चल रहा था आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक k था, तो उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी वैद्युत द्विध्रुव को अगर उसमें रखा जाता है किसी माध्यम में। तो परावैद्युतांक अगर इसका k था, तो ये चित्र आपको कल मैंने अच्छे से समझा दिया था। कैलकुलेशन मैं बताना चाहता हूं कि कैसे ये आ गया था। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए इतना आपको एक जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी कि इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए थे, ये कैसे आया था ये आपको समझ लेना है कि E1 माइनस E2 ये परिणामी है। अब बात आती है E1 और E2 कैसे निकाला गया था ये भी। तो E1 और E2 विद्युत आवेश के कारण प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो आपको बताया गया था कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी हो, ऑलरेडी वहां पर अगर कोई Q कूलाम आवेश रखा हुआ है, तो परीक्षण आवेश के लिए प्लस Q नॉट को जब वहां पे इस बिंदु P पे ला रहे थे, बिंदु O पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ था, तो उसकी प्रूविंग आई थी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर माध्यम का परावैद्युतांक k है तो Q अपॉन R स्क्वायर, R इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी थी। इतना कन्फर्म है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जो E1 का मान आया है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और प्लस Q के कारण Q अपॉन R की जगह प्लस Q के कारण इस चित्र में अगर आप देखें, इस फिगर में अगर आप देख रहे होंगे, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर दूरी, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी आपको चाहिए, यानी B पॉइंट और P पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए। तो ये दूरी चित्र में R माइनस एल है। ये R माइनस एल कैसे है वो आप समझ रहे होंगे। जब O से P के बीच की दूरी R है और ये छोटी वैल्यू L है, तो यानी R से जब L वैल्यू घटेगी तभी तो ये बचेगी। तो R माइनस एल R1 की जगह रखा गया था। तो यहां पर R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई थी। इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी आपकी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 ये बन चुकी थी, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये तो प्लस Q के कारण था। अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान रखे हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये R प्लस L कैसे हो गई, इस चित्र में आप देख लीजिए। माइनस Q के कारण, यानी बिंदु A और P के बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी। तो ये दूरी R प्लस L कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी R है और ये छोटी दूरी L है, ये देखिए, तो R प्लस L हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई R प्लस L। अब E1 और E2 के मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने थे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, माइनस का R स्क्वायर नहीं, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, इन दोनों में Q और Q ऊपर कॉमन मिल रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन में नीचे मिल रहा है, ब्रैकेट में सिर्फ बच रहा था 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यही कैलकुलेशन मैं बताने के लिए आज इसको दोबारा बता रहा हूं। अब यहां पे देखिए, ये दोनों एलसीएम लेना है, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर R माइनस एल कट गया, R प्लस एल बचा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। आगे देखिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अगर हम आर प्लस एल को ए मान लें, आर माइनस एल को बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल अपॉन में इसको लिख सकते हैं आर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, इसकी जगह पर हमने ये कैसे रख दिया, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, समझाने के लिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर है और आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस एल और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि समान घात है और दोनों पद गुणे में हैं, तो एक गुणे में लिख के इसकी घात एक बना लो, अलग अलग करोगे तो यही आएगा। अब यहां पर r को अगर ए मानो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये देखिए इसकी जगह पर मैंने वही रख दिया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसकी जगह पर, तो ये समझाने के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो e इज इक्वल टू, यहां से e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहां पर आप देखिए प्लस एल माइनस एल प्लस आर माइनस आर कट गया, तो q अपॉन यहां पर r और r 2r बचा और इंटू एल और एल 2l बचा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये बचा। अब आगे आप आपको मालूम है कि जबकि 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तथा एक चीज और मान लेना है, यदि L इज वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर इज 10 to 0, जहां L स्क्वायर वहां 0 रख देना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यहां पर 2ql, यानी इन तीनों के स्थान पर हम P कर देते हैं अपॉन में, यहां पर क्या बचा 2ql 2r बचा अपॉन में यहां पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह 0 रख देंगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4, आर से आर कटेगा, यहां 3 बचेगा, तो E इज इक्वल टू, अब ऊपर केवल क्या बचा Q और Q नहीं बचा, अब यहां पर 1 बचा, क्योंकि 2ql की जगह P रख दिया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन r क्यूब, ये आ गया। यही बताना था, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक वही रख देंगे। और निर्वात अथवा आगे कहा था कि कर लेना, निर्वात अथवा वायु के लिए k इज इक्वल टू 1 रखना है, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, k हट जाएगा, 2p अपॉन r क्यूब, ये बॉक्स बंद कर लेना, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक लिख देना। ये पहला पार्ट इसका हो गया था अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। अब अनुप्रस्थ स्थिति के लिए आ जाइए। अनुप्रस्थ स्थिति में ये चित्र आप समझ लीजिए कि अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, ये अगर अक्ष रेखा खींचते हैं, यहां पर कोई बिंदु है तो ये अक्षीय स्थिति होती है। निरक्षीय स्थिति लंबवत, तो निरक्षीय रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु P मान लिया गया, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहां से O मान लेते हैं कि O और P के बीच की दूरी, यानी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वो जो बिंदु है इसकी निरक्षीय रेखा पर, वो R दूरी पर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये इतनी दूरी L होगी, ये इतनी दूरी R है, तो यानी लंब R है और आधार आपका L है, तो कर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से होगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से इधर भी ये कर्ण है P और B, ये तो ये भी इतना ही होगा, क्योंकि इसका भी आधार L है और लंब R है। तो ये चीज तो चित्र समझ में आ गया। अब यहां पर
आपको एक चीज और ध्यान देनी है, बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र लगेगा और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E मान लिया गया। यानी बिंदु P पर प्लस Q के कारण E1 लग रहा है और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 लग रहा है, जिसकी E1 की डायरेक्शन ये है और E2 की डायरेक्शन ये इधर की ओर है और इसका परिणामी डायरेक्शन ये मान लिया गया है E। तो यहां पर बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के दो घटक होंगे, एक होगा समांतर घटक और एक होगा लंबवत घटक। तो जो लंबवत घटक होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, E1 यानी E के दो घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा लंबवत होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो समांतर घटक होंगे वो काम करेंगे बिंदु P पर। तो समांतर घटक कौन कौन से होते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु P पर लगने वाले समांतर घटक आपके हो जाएंगे E1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 cos थीटा। तो यहां पर परिणामी आपको ध्यान रखना है, यानी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां से अगर आप चाहें तो E1 और E2 ब्रैकेट में रख के cos थीटा अलग कर सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आपका आगे काम क्या था, E1 निकालना था, E2 निकालना था और cos थीटा का मान निकालना था। E1 और E2 के मान तो बहुत ही आसानी से ज्ञात हो गए। E1 ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया गया, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन PB स्क्वायर। PB यानी P और B, क्योंकि प्लस Q के कारण जो दूरी होगी PB स्क्वायर, और PB स्क्वायर अंडर रूट है, तो अंडर रूट जब करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। तो E1 ये आ गया। E2 इसी तरीके से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन PA स्क्वायर, PA स्क्वायर, और PA दूरी भी वही सेम है, तो PA स्क्वायर वही सेम। E1 और E2 देखिए आपके सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो E1 और E2 पता चल गया। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाली गई है, cos थीटा की वैल्यू यहां पर किस तरीके से निकाली गई है उसको आप समझ लें। तो चित्र आप देख ही रहे हैं, चित्र में यहां पर अगर E और E1 के मध्य थीटा कोण मान लिया गया है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण के कारण। तो एकांतर कोण के लिए यहां पे ध्यान देंगे इस चित्र में, अगर हम यहां से cos थीटा बराबर ले लें तो cos थीटा पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम यहां पर कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज POB में अगर हम cos थीटा बराबर लेंगे तो लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का से क्या होता है, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, और जबकि आधार इसका L है और कर्ण इसका, इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। cos थीटा तो E1 E2 cos थीटा तीनों मान आपको मालूम चल गए यहां से। ये देखिए cos थीटा बराबर, इसको इक्वेशन 4 मान लिए हैं, जो सबसे पहले इक्वेशन आई है उसको फर्स्ट, फिर E1 को सेकेंड, E2 को थर्ड, और cos थीटा की वैल्यू जो आई है 4। अब आपको क्या करना है कि समीकरण जो फर्स्ट था उसमें E1 E2 cos थीटा तीनों के मान रख देना है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये 2 क्यों हो गया, क्योंकि E1 और E2 सेम है, बराबर हैं। तो अगर यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये जो इक्वेशन मैंने बनाया था कि E1 और E2, E1 प्लस E2 कॉमन लेंगे तो आगे cos थीटा आ गया। E1 और E2 अगर सेम होंगे तो जैसे E1 भी E है, E2 भी E है, तो 2E हो जाएगा, तो यानी 2 गुना कर दिया गया। यहां पर देखिए 2 आ गया है, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट था दूसरे में। ये देखिए cos थीटा की वैल्यू L अपॉन रखी गई, तो ये अंडर रूट में था, तो ये दोनों, ये 1 है, ये 1/2 है, तो जुड़ के 3/2 हो गया। अब आगे ऊपर 2QL बचा, 2QL कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2QL P होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है,
और सेम वही चीज एल इज वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज 10 to 0 हो जाएगा। फिर एल स्क्वायर की जगह जब 0 रख दिया गया और उसके बाद आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, ऊपर 2QL पी के इक्विवेलेंट हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आगे बढ़ा लेना कि निर्वात अथवा वायु के लिए k = 1, k हटा देना, 1/4πε0 इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये कल जो मैंने बताया था उसी को मैंने रिवाइज करवाया है, बोर्ड पे सही से आया नहीं था, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक हर साल इंटर में पेपर में प्रूव करने के लिए आता है, प्रूविंग। ओके, कल नेक्स्ट टॉपिक और सारे फार्मूले आप याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे, फिर अकॉर्डिंग लाइव क्लास में एग्जांपल्स देंगे, तुरंत आपको लगा के दिखाना होगा और लाइव क्लास में, और न्यूमेरिकल हम आपको बोर्ड पे लगवाएंगे, करने के लिए भी देंगे। ओके, थैंक यू।